अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स को लेकर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि मल्टीपल अफगान मीडिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के फार ईस्टर्न साइड पर अटैक किया है अमेरिकन नेवी ने और उसके लिए एयर स्पेस यूज की है पाकिस्तान की या पाकिस्तानी वाटर्स को यूज किया गया है। तो इन चीजों को हम सबूतों की रोशनी में देखेंगे क्या ऐसा हुआ है या नहीं। दूसरा हम बात करेंगे कि इंडियन साइड पर एक कैंपेन लॉन्च की गई है कि नाइजेरियन एयरफोर्स के पास जो 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट हैं जो उन्होंने पाकिस्तान से लिए थे, उनमें से अब सिर्फ एक ही ऑपरेशनल है और बाकी 2 ग्राउंड हो चुकी हैं। और इन तमाम चीजों की रियलिटी क्या है, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक को अगर डिस्कस कर लें तो इस वक्त आप ये इन्फो मॉनिटर नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली एक अफगानिस्तान बेस्ड न्यूज एजेंसी है, उसकी ये न्यूज को पढ़ सकते हैं कि ईरान के सरावान एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है और सरावान एयरपोर्ट पाकिस्तान से मैक्सिमम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अटैक को लॉन्च करने के लिए यूएस फाइटर जेट्स यूज किए गए जो कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई किए और पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करते हुए इन्होंने सरावान एयरपोर्ट को हिट किया। सरावान बेसिकली वही एरिया है जब 2024 में पाकिस्तान और ईरान के क्लैशेस हुए थे। तो सरावान एरिया में BLF के जो मिलिटेंट कैंप्स थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको निशाना बनाया था और शायद इसी वजह से अफगानिस्तान की इस मीडिया एजेंसी को और तो कोई चीज पता चली नहीं तो उन्होंने सरावान का नाम ले दिया। पहली चीज, सरावान एयरपोर्ट पर कोई भी एक्टिव अटैक नहीं हुआ है और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि वहां कुछ ब्लास्ट वगैरह सुने गए हैं, लेकिन ईरानियन सोर्सेज कहते हैं कि वहां से ईरान ने चूंकि मिसाइल्स लॉन्च किए हैं तो इस वजह से ऐसा वहां देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मान भी लें कि सरावान पर अटैक हुआ है, जिसको इवन इस्लामाबाद पोस्ट जैसे दूसरे अफगानिस्तान बेस्ड मीडिया नेटवर्क्स जिनको इंडियन मीडिया और इंडियन मिलिट्री के अंदर चलने वाले PR अकाउंट्स की मुकम्मल सरपरस्ती इनको हासिल होती है, तो सरावान के ऊपर होने वाले अटैक में पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज की गई। कॉमन सेंस की बात है कि इससे पहले भी यूएस ने समुद्र के थ्रू ही बेशक जो टोमाहॉक मिसाइल्स यूज किए या यूएस फाइटर जेट्स ने एयर लॉन्च वेपन्स यूज किए, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हुए ईरानियन एयर स्पेस को वायलेट करते हुए ईरान में अपने टारगेट्स को स्ट्राइक किया। और इसके लिए जियोग्राफिकली ये आपको देखने को पता लग जाएगा कि उन्हें पाकिस्तानी एयर स्पेस की ना जरूरत है, ना उन्हें पाकिस्तानी वाटर्स की जरूरत है और ना ही वो इस तरफ आएंगे। इवन दो कि अरब कंट्रीज ने भी अपनी डायरेक्टली एयर स्पेस यूज करने से इनकार किया ईरान पर अटैक के लिए। यही वजह थी कि अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर और अपनी बड़े पैमाने पर फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स पानियों में लेकर आनी पड़ी, क्योंकि अगर अरब कंट्रीज ही उन्हें इजाजत दे देते तो वो इतनी दूर से अपने नेवल इक्विपमेंट को पानियों में लेकर ना आते। पहली चीज, ईरान ओपनली थैंकफुल है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लोमेटिक मामलात में ईरान की सपोर्ट की। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ना कभी अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा और अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस में कोई भी इस तरह का अनआइडेंटिफाइड या अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट आता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स हरकत में आएगी और उसको टारगेट किया जाएगा या उसे वार्निंग दी जाएगी। ऐसे में अफगानिस्तान मीडिया नेटवर्क्स जो कि बेसिकली आपको हमेशा प्रोपेगेंडा या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हुए नजर आएंगे, वो सबसे ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन में इंडिया को हीरो दिखाया जाए या इंडिया के जो काली करतूतें हैं उनसे जरा तवज्जो हटाई जाए, क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया में रिसेंटली एक्सपोज कुछ इस तरह हुआ है कि इंडियन पानियों में ईरान की दीना शिप वो यूएस ने तबाह कर दी और उस शिप पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया वो श्रीलंका ने किया। इंडियन नेवी ने उस डिजास्टर कॉल को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया अमेरिकन प्रेशर की वजह से। तो पूरी दुनिया में इवन इंडिया के अंदर भी लोग इस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कोई सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा। उस पूरी सिचुएशन से अब हम जानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो मीडिया नेटवर्क है वो बड़ी क्लोज कोऑपरेशन में काम करता है। तो उन्होंने नेवल साइड से कोई ऐसी चीज जरूर उठानी थी जहां पाकिस्तान को टारगेट किया जा सके और अब उन्होंने ये एक नई कहानी घड़ी है जो ना लॉजिकली पॉसिबल है और इवन अगर आप फैक्चुअली भी इस चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये होना इम्पॉसिबल है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। रिसेंटली कुछ इंडोनेशियन ओशन प्लेटफॉर्म्स ने क्लेम किया कि नाइजेरियन एयरफोर्स और उनके सोर्सेज JF-17 थंडर से सेटिस्फाइड नहीं है और 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जो इस वक्त नाइजेरियन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है उनमें से सिर्फ एक ही ऑपरेशनल है और बाकी 2 ग्राउंडेड है। वो अलहदा बात है कि यही नाइजेरियन एयरफोर्स कुछ माह पहले इन्हीं JF-17 थंडर्स को बेनिन में होने वाले मिलिट्री कूप को रोकने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल कर चुकी है और नाइजेरियन ओशंस ओपनली इस प्लेटफॉर्म की तारीफ भी कर चुके हैं कि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। एज बीइंग अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नाइजेरिया ने ये एयरक्राफ्ट 3 सिर्फ इस वजह से खरीदे बिकॉज अभी उनको जरूरत ही इतने एयरक्राफ्ट की थी। नाइजेरिया ने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए एक फ्लीट को मेंटेन करना है। लेट्स सपोज अगर नाइजेरिया के पास फंड्स ही 3 JF-17 थंडर्स को
ऑपरेट करने के हैं तो वो 10 GF-17 क्यों खरीदेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं तो उसको हम थंडर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि वो इटालियन M346 जैसे एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं तो वो एक लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि GF-17 एक प्रॉपर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जंगी जहाज है प्रॉपर। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अब जहां तक बात रहेगी इस रोने धोने की कि GF-17 कोई ग्राउंडेड है, तो कल ही के दिन नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ नई वीडियोस वगैरह भी मंजरे आम पर आई हैं जिसमें GF-17 थंडर्स फ्लाई कर रहे हैं नाइजीरिया के ऊपर। तो ये रियलिटी तो यही एक्सपोज हो जाती है कि किस मुल्क का एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, ये किसका नहीं। वो अलग बात है कि खुद इंडिया में बैठे मोदी भक्तों का जो LCA तेजस है वो ना सिर्फ रिसेंटली क्रैश हुआ बल्कि पूरी की पूरी फ्लीट इस वक्त ग्राउंडेड है, और ये चीज खुद इंडियन सोर्सेज भी कंफर्म कर चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो इन पर बात कर ही रहा है, लेकिन इंडोनेशियन बेस्ड ओसेंट्स इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हालांकि माजी में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के डिफेंस डेलीगेशंस की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, और इंडोनेशियन सोर्सेज के मुताबिक और कुछ और राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया इंटरेस्टेड भी था GF-17 की प्रोक्योरमेंट में। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इंडोनेशिया यकदम एंटी पाकिस्तान मोड में चला गया? तो बेसिकली इंडोनेशिया के कुछ टेरिटोरियल इश्यूज हैं, समुद्री एरिया को लेकर इशू है चाइना के साथ, डायरेक्टली उनकी कन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ, इवन दो कि चाइना और इंडोनेशिया के दरमियान मुज़ाकरात भी होते रहते हैं। लेकिन इसी दौरान इंडोनेशिया ने ब्राह्मोस मिसाइल्स की डील साइन कर दी है इंडिया के साथ, और इंडोनेशिया में बैठे अब जो प्रो इंडिया ओसेंट्स हैं या प्रो इंडिया डिफेंस कम्युनिटी के कुछ बड़े अकाउंट्स हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें पोस्ट करना शुरू की हैं कि नाइजीरियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्टली किसी नाइजीरियन सोर्स को मैं नहीं पढ़ सका कि जिसने क्लेम किया हो कि GF-17 थंडर ग्राउंडेड है, इवन दो कि पाकिस्तान 170 से ज्यादा थंडर्स इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो अगर ग्राउंडेड नहीं हुए तो नाइजीरियन एयरफोर्स जो कि सिर्फ 3 यूज कर रही है, तो उनके ग्राउंडेड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लस कुछ माह पहले ही नाइजीरिया इन्हें एक्टिव कॉम्बैट में यूज कर चुका है, और इन्हें इस्तेमाल करते हुए दूसरी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स भी नाइजीरियन एयरफोर्स ने की हैं। तो ऑपरेशनली ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक नहीं है तो वो इंडियन साइड पर कुछ लोगों का दिमाग ठीक नहीं है, या शायद इंडोनेशियन साइड पर जो ओसेंट्स ये खबर फैला रहे हैं वो। सो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है और इन्हें सबूतों के साथ एक्सपोज करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।